चलिए आज हम एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होते हैं और अध्ययन करते हैं कक्षा 7वीं के अध्याय 10 सजीवों में श्वसन। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे मनुष्य में श्वसन। उसके आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस चित्र का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक नासा छिद्र लिखा हुआ है, जो मूल रूप से हम लोग अपने स्वयं के नाक को देखते हैं तो उसमें दो नली दिखाई देती है। वह एक पतली पट के द्वारा दो भागों में विभाजित रहती है, जिसको नासा छिद्र के नाम से जानते हैं। यह नली जो है आगे बढ़ती है, श्वास नली कहलाती है। थोड़ी मोटी हो जाती है, मोटी होने के बाद आगे जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है और श्वसनी कहलाती है। यह श्वसनी जो है दो भागों में विभाजित होकर के दो फेफड़े के अंदर चली जाती है ना, जिसको फेफड़े के नाम से जानते हैं। और फेफड़े के अंदर छोटे छोटे कोषों में विभाजित हो जाती है, जो यहाँ पर देख सकते हैं फूल जैसे दिखाई दे रहा है। छोटा छोटा ये बहुत सारे शाखाओं में विभाजित है, जड़ के समान दिखाई दे रहा है। तथा ये जो कोष है इसको वायु कोष के नाम से जाना जाता है। पूरे फेफड़े को के नीचे एक पतली झिल्लीदार मांसल संरचना पाई जाती है, जिसको डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो श्वसन तंत्र जो होता है वह किस प्रकार से कार्य करता है ना। अक्सर जब हमारे सामने ट्रैक्टर या ट्रक जो है धुआं छोड़ते हुए निकलता है तो हम या तो नाक बंद कर लेते हैं या फिर अपना श्वास रोक लेते हैं, है ना। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी आप लोग सोचे हो जी ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि धुएं से हमारा दम घुटता है ना। और इस कारण हम श्वास के साथ नाक से धुएं को अंदर जाने नहीं देना चाहते हैं, है ना। इसीलिए जब कोई वाहन धुआं छोड़ता हुआ हमारे सामने से निकलता है तो हम या तो कपड़े से अपने नाक को ढक लेते हैं या फिर सांस लेना बंद कर देते हैं, है ना। इसी कारण हम जो है हवा ग्रहण करना नहीं चाहते। और है ना, हम जानते हैं कि हम श्वास जो है श्वास के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं और कैसे ग्रहण करते हैं, ये भी हम लोग हल्का फुल्का जानकारी रखते हैं। लेकिन चलिए उसको विस्तार से हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि श्वास की क्रिया जो है हमारे शरीर में किस प्रकार से होती है ना। और हम लोग हवा कैसे ग्रहण करते हैं उसके बारे में थोड़ा ठीक से जानते हैं। हम नाक के द्वारा श्वास लेते और छोड़ते हैं, ठीक है। नाक के माध्यम से ही हवा को हम लोग अंदर लेते हैं और अंदर से बाहर छोड़ते हैं। नाक की गुहा एक पट्टी द्वारा दो भागों में विभाजित रहती है, दो भागों में बटी हुई होती है। प्रत्येक भाग में एक नासिका छिद्र होती है ना। प्रत्येक भाग में यहाँ पर एक नासिका छिद्र होती है। अपने ही नाक का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि बीच में एक पट्टी होती है और उसी से हमारा नाक जो है दो भागों में विभाजित रहता है, जिसको हम लोग नासिका छिद्र के नाम से जानते हैं। इस नासिका गुहा में श्लेष्मा और छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं, है ना। श्लेष्मा एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि विभिन्न प्रकार के धुआं के कण हमारे नाक के अंदर प्रवेश करते हैं, उनको वहीं पर रोकने का काम करते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे श्लेष्मा और बाल का कार्य क्या होता है। तो मुख्य रूप से इनका कार्य यही होता है कि बाहर वायुमंडल से धुआं के कारण, धूल के कारण और विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हवा के साथ हमारे नाक में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको ये लोग यहीं पर रोकने का काम करते हैं। आप लोग अक्सर अंदाज़ा लगाए होंगे कि जब कभी भी हम लोग घरों में लालटेन जला करके सो जाते हैं तो रात के समय धुआं जो है हमारे नाक में जम जाती है। जब सुबह उठ करके हम लोग देखते हैं, उंगली डालते हैं नाक में तो हमारा उंगली जो है काला काला हो जाता है। मतलब धुआं जो है हवा के साथ हमारे
फेफड़े में प्रवेश करती है ना, तो कुछ धुआं तो प्रवेश कर ही जाता होगा, है ना, और कुछ जो है जो बड़े कण होते हैं उनको वहाँ पर रोक दिया जाता है। इस प्रकार ये श्लेष्मा और बाल का जो कार्य होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु नासिका गुहा से होती हुई श्वास नली में पहुँचती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये नासिका गुहा होती है, नासिका गुहा से होती हुई वह जब श्वास नली में पहुँचती है, आगे जाकर श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है यहाँ पर, है ना, जिसे श्वसनी के नाम से हम लोग जानते हैं। फेफड़ा एक गुहा में स्थित होता है जिसको वक्ष गुहा कहते हैं। वक्ष हमारे छाती को कहते हैं, और जो गुहा होता है उसको वक्ष गुहा, मतलब छाती का गुहा। यह पसलियों के पिंजरे रूपी ढांचे में बंद रहती है। पसलियों के द्वारा जो एक पिंजरा बनाया जाता है उसमें हमारे स्वयं का दाहिना हाथ की तरफ फेफड़ा स्थित होता है और बाएं हाथ की तरफ हमारा हृदय सुरक्षित रहता है। ठीक है। आपने मधुमक्खी का छत्ता भी देखा होगा। मधुमक्खी का छत्ता जिसमें बहुत सारे कोष्ठ दिखाई देते हैं, है ना, जिसमें उसका रस भरा रहता है, उसमें उसके बच्चे, उसके अंडे भरे रहते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार फेफड़ों में भी अनेक कोष पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें वायु कोष कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा छोटा कोष है जिसमें वायु भरा रहता है, इसलिए इसको वायु कोष कहते हैं। इसकी दीवारें पतली झिल्ली की बनी होती हैं। ये वायु कोष की जो दीवार है ये बहुत पतली झिल्ली की बनी होती है, जिसमें पतली पतली रक्त वाहिनियों का जाल सा बिछा रहता है ना। और श्वसनी के अंतिम सिरे इन्हीं वायु कोषों में खुलते हैं। ये श्वसनी का जो अंतिम सिरा है, जड़ के समान जो संरचना दिख रही है, इन्हीं वायु कोष में जाकर के खुलता है ना। फेफड़ों के नीचे, ये फेफड़ा है, ये दोनों को इसको फेफड़ा बोलेंगे, और उसके नीचे में, है ना, एक मांसल पट पाया जाता है। ये मांसल पट, है ना, जिसको डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वास्तव में होता क्या है, ये डायफ्राम जो है जब नीचे की ओर आती है ना, नीचे की ओर आती है तो इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और बाहर से वायु जो है इसके अंदर प्रवेश करती है। और जब ये डायफ्राम जो है अपनी मूल स्थिति में आती है तो यहाँ पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण यहाँ से हवा श्वास नली से होते हुए नासा छिद्र के तरफ से बाहर निकल जाती है। चलिए हम एक प्रयोग के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है ना। आप अपने किसी भी एक साथी को या तो रस्सी या फिर नापने वाली फीता, जो टेलर लोग के पास होता है, अपने सीने में ऐसे जैसे चित्र में दिया गया है ऐसे लगा करके ढीला पकड़ने के लिए कहिए और ज़ोर से सांस भरिए। हम देखते हैं कि जब ज़ोर से हम लोग सांस भरते हैं तब हमारा छाती जो है फूल जाता है और ये फीता जो है थोड़ा सा छूटने जैसे हो जाता है, ढीली हो जाती है ना। और उस समय हमारे ये डायफ्राम है ना, ये नीचे होता है, ये इधर नीचे खींच जाता है ना, और फेफड़े जो है फैल जाते हैं। फेफड़ों में वायु का दबाव कम होता है और ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में पहुंचती है। यहाँ पर वायु का दबाव कम होता है, मतलब इसका दबाव जो है इसमें नहीं पड़ता है, तो ये थोड़ा फैल जाता है और इधर से वायु जो है इसमें घुस जाती है। ठीक है। इसे अंतः श्वसन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हवा जो है इसके अंदर प्रवेश करती है, तब ये अंतः श्वसन कहलाता है। अब श्वास छोड़ते समय वक्ष जो है नीचे जाता है ना, और डायफ्राम ऊपर आता है। ये इधर खींचा रहता है, वह पुनः अपने मूल स्थिति में आता है, जिसके कारण फेफड़ों में वायु का दबाव बढ़ जाता है और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, है ना, जिससे फेफड़ों में भरी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो है बाहर निकल जाती है। ठीक है, समझ में आया। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है फेफड़े में? इसे उच्छ्वासन कहते हैं, उच्छ्वसन, है ना, उच्छ्वसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उच्छ्वसन कहते हैं। तो मैं अभी कह रहा था कि फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? हम तो ऑक्सीजन को लिए हैं। क्योंकि वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता है,
उसमें विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। उसमें जल वाष्प भी होते हैं, धूल धुआं के कण भी होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं, और ये हमारे फेफड़ों में जाते हैं। हमारे फेफड़े में जैसे यह वायु कोष में जाता है, तो वहाँ पर हम यहाँ पर देखे हैं कि रक्तवाहिनियों का जाल बिछा रहता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और शरीर के अन्य भागों में भेज देते हैं। अब अन्य भाग से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के फेफड़े में जो वायु कोष होते हैं वहाँ पर आकर एकत्रित होता है, जिसको कि शरीर से बाहर निकाला जाता है ना। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो शरीर के अन्य भागों से एकत्रित करके लाया गया होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रकार श्वास का लेना और छोड़ना श्वास क्रिया या श्वासोच्छ्वास कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। जब ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों के वायु कोषों में पहुंचती है ना, तब रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले ली जाती है और पूरे शरीर की कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। कोशिकाओं में पहुंचकर वह पाचन तंत्र से प्राप्त हुआ जो पोषक पदार्थ शर्करा होता है, उसके साथ मिलकर वह शर्करा को ऑक्सीकरण करती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा विशेष अणुओं में संचित हो जाती है, जो कि समय समय पर हमारे शरीर को उपलब्ध होते रहती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक समीकरण बना हुआ है, ये शर्करा प्लस ऑक्सीजन है ना। शर्करा हमारे शरीर में की कोशिकाओं में उपलब्ध रहती है और ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, या ऑक्सीजन जो होती है शर्करा का ऑक्सीकरण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल वाष्प प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आप समझ गए होंगे कि सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। इसके पहले भी हम लोग पोषण वाले चैप्टर में पढ़े थे कि सजीवों को ऊर्जा जो है भोजन से प्राप्त होती है, लेकिन कैसे प्राप्त होती है वह हमको मालूम नहीं था। अभी ये क्लियर हो गया कि जो भोजन का पोषक तत्व होता है वह ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, वेरी गुड। श्वसन के दौरान ऊर्जा अनेक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं जो है वहाँ पर होती हैं। इन क्रियाओं में एंजाइम क्रिया की गति को बढ़ाते हैं। हमारे शरीर में एंजाइम्स, हार्मोन्स बहुत सारे पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। ये रासायनिक क्रियाएं सभी जीवों में कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में ये रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, जितने भी श्वसन करने वाले जीव होते हैं, है ना, लगभग सभी जीव श्वसन करते हैं, तो सभी जीवों की कोशिकाओं में ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल वाष्प बनती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका में जो क्रिया संपन्न होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन बैक्टीरिया से मनुष्य तक सभी में संपन्न होता है। देखो, बैक्टीरिया मतलब बहुत सूक्ष्म जीव होता है और मनुष्य एक बड़ा स्तनधारी जीव होता है जिसको कशेरुकी जंतु भी कहते हैं, और बैक्टीरिया जो होती है वह अकशेरुकी जंतु होती है। अब हम मनुष्य के श्वसन क्रिया को समझने के बाद अन्य जीवों के श्वसन के संबंध में भी हम लोग जानेंगे, अन्य जंतुओं में श्वसन। चलिए देखते हैं। अब हम जानते हैं कि गाय, भैंस, सांप, छिपकली, पक्षी आदि में हमारी ही तरह फेफड़े प्रमुख श्वसन अंग हैं। इनमें भी श्वसन अंग के रूप में फेफड़ा ही पाया जाता है और उनमें भी श्वसन क्रिया जो है फेफड़े के माध्यम से ही होती है। किंतु कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनमें फेफड़े एब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, और उनमें श्वसन करने के लिए अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे देख लीजिए मछली में गलफड़ा होता है, यहाँ चित्र में देखिए दे, है ना। क्योंकि ये मछली तो सभी लोग देखे होंगे, सभी लोग खाते भी होंगे, है ना।
तो मुंह के ठीक बगल में दोनों तरफ ढक्कन जैसे दिखाई देते रहता है, उसके अंदर लाल लाल कलर की 6-7 धारियाँ दिखाई देती हैं, है ना। वही धारी जो है उसका गलफड़ा कहलाता है। ठीक है। जब मछलियाँ जो है बार बार मुंह को खोलती हैं, बंद करती हैं, खोलती हैं, बंद करते हैं, ये इस प्रकार की क्रियाएं जो हैं आप लोग सभी देखे होंगे, है ना। मुख्य रूप से मछलियाँ जब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खासकर गर्मी के दिनों में पानी जो है तालाब में कम होता है, पानी जो है प्रदूषित हो जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना। और उसी दरमियान मछलियाँ जो है अधिक मात्रा में बाहर निकल करके बार बार मुँह को खोलती हैं और बंद करती हैं। तो जब हम लोग को लगता है कि मछलियाँ जो है मुंह को खोल रही हैं तो भोजन के लिए खोल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। भोजन मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मुख्य रूप से ये लोग श्वसन क्रिया करने के लिए ही मुंह को खोलते और बंद करते हैं ना। तो जब वह मछलियाँ जो है मुंह को खोलती हैं उस समय पानी की जो एक धारा होती है वह मुंह के अंदर प्रवेश करती है, और जब मछलियाँ मुंह को बंद करती हैं तो वह धारा जो है गलफड़ों से होकर के बाहर निकलती हैं। उसी समय पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसको गलफड़े जो है अवशोषित कर लेते हैं, और शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके आती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को जल की धारा में छोड़ देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मछलियों में श्वसन की क्रिया होती है। अब इसी प्रकार से अन्य जंतुओं के बारे में भी देखते हैं, जैसे तितली है, तिलचट्टा है, मच्छर है आदि के शरीर में श्वसन नलियों का जाल फैला रहता है ना। इन जंतुओं में श्वसन क्रिया करने के लिए ना तो गलफड़ा होता है और ना ही फेफड़ा होता है, तो इनके शरीर में बहुत सारी नलियाँ होती हैं, पूरे शरीर में छोटी छोटी नलियाँ होती हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये श्वसन क्रिया करते हैं। आप लोग देखे होंगे जैसे हम लोग मच्छर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो घरों में धुआं करते हैं, है ना। तो मच्छर जो है वो धुआं को देख के भाग जाता है, जैसे धुआं शुरू होता है घर में तो मच्छर अपने आप वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो तो पूरे बॉडी में छिद्र रहता है, पूरे शरीर में छिद्र रहता है, उनको जल्दी असर होता है ना, इसलिए मच्छर जो है तुरंत भाग जाती, जो शरीर के बाहर छोटे छोटे छिद्रों द्वारा खुलती भी है ना। शरीर के बाहर छोटे छोटे छेद से बाहर खुल जाती है। इन्हीं की सहायता से ये जीव श्वसन करते हैं। ठीक है। सरल जलीय जंतु जैसे कि अमीबा है, हाइड्रा है ना, इनकी शरीर की सतह द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन अवशोषित होती है। ठीक है। शरीर में जो सतह होती है, मतलब ये जंतु तो एक कोषीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, है ना। तो शरीर की सतह के द्वारा ही पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है उसको अवशोषित करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि केंचुआ हमेशा गीली और नम मिट्टी में ही क्यों रहता है ना, सूखी मिट्टी में क्यों नहीं रहता है ना। तो केंचुए में अलग से कोई श्वसन अंग नहीं होते हैं, है ना। इनकी त्वचा पतली, पीली, गीली और छेदों वाली होती है। उनकी जो त्वचा होती है वह पतली होती है, बहुत पतली होती है ना। उसके अलावा गीली भी होती है और छेदों वाली होती है, जिससे ये श्वसन करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जैसे जोंक है, मेंढक है ना, इनकी भी त्वचा बहुत पतली होती है और वहाँ उसी से लोग श्वसन करते हैं। परंतु मेंढक जो होता है ये उभयचर होता है, उभयचर प्राणी होता है। जितने समय वह बाहर रह सकता है उतने ही समय वह पानी के अंदर भी रह सकता है ना। तो इसको उभयचर कहते हैं। तो मेंढक में फेफड़े भी पाए जाते हैं। जब वह मैदान में होता है या पानी के बाहर होता है उस समय वह फेफड़ों से श्वसन करता है, और जब पानी के अंदर होता है तो वह त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है। ये तो हुई जंतुओं में श्वसन। अब हम देखते हैं पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन किस प्रकार से होता है। आमतौर पर एक धारणा होती है कि पेड़ पौधे जो है रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, या रात के समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो अलग अलग प्रकार की थिंकिंग रखते हैं लोग बाग जो है इस प्रकार से कहते हुए सुना जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे जीव, चाहे वह पेड़ पौधा हो या जंतु हो, सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। ये सही बात है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं, लेकिन वो किस में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। भोजन बनाने के दरमियान जो है
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, है ना। लेकिन श्वसन क्रिया में ये ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता है। तो सभी पौधे जंतुओं की तरह श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, है ना। तो इनके लिए श्वसन अंग, क्या इनमें भी फेफड़ा पाया जाता है या इनमें भी गलफड़े पाए जाते हैं? चलिए अध्ययन करते हैं। तो पौधे की पत्तियों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। मैं स्कूल के दरमियान कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं के बच्चों को, है ना, इस प्रकार की पत्तियों से निकाल करके रंध्र का अध्ययन भी कराया हूँ माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में, है ना। तो इसी प्रकार की संरचना जो है वहाँ पर भी दिखाई दिया था, देता भी है ना। तो ये स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है। ये खुली अवस्था में है। देखिए, जब इसमें से वायु जो है प्रवेश करेगी उसके बाद ये बंद हो जाएगा, है ना। इसी समय वायु का आदान प्रदान होता है। जब ये खुली अवस्था में रहता है तभी इसमें वायु का आदान प्रदान होता है। इसको स्टोमेटा कहते हैं। सामान्यतः ये पत्ती की निचली सतह पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है ना। और जल वाष्प भी इन्हीं रंध्रों से बाहर निकलती है, जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। वाष्पोत मतलब वाष्प धन उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। और वाष्प में क्या होता है? पानी होता है। पानी का वो वाष्प होता है, पानी का वो धुआं होता है ना। तो वाष्प का उत्सर्जन जो है इन्हीं के माध्यम से होता है ना। जिसके कारण पौधों को जब हम पानी सींचते हैं तो वह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी को ख़त्म करता है। आपने बड़े बड़े वृक्षों के मोटे मोटे तनों को भी देखा होगा, है ना। उनके ऊतकों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए छाल में कई रंध्र होते हैं जिन्हें वात रंध्र के नाम से जानते हैं। छाल में जो रंध्र पाए जाते हैं उनको वात रंध्र के नाम से जानते हैं। तो अभी जो है ये पाठ जो है समाप्त होता है ना। अगली वीडियो में हम लोग और एक नए पाठ का जो है अध्ययन कर वीडियो जो है प्रस्तुत करेंगे। तब तक इसी वीडियो का अध्ययन करते रहिए। और हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बना करके उसमें डालें तो सबसे पहले आपको ये प्राप्त हो जाए और उसका लाभ जो है आप भली भांति ले सकें, है ना। और अगर यदि इसको देखने के बाद, सुनने के बाद समझ में नहीं आता है तो हमारा फ़ोन नंबर भी आपके पास है ना। उसमें मिस कॉल कीजिए, हम लोग पुनः आपको कॉल करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए तो ठीक है, अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं।